सो अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 11 पार्ट 2, रिस्क इन इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क होती है। ठीक है, अब इसमें ही आपको देखो सारे रिस्क कवर होंगे कि इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन फिक्स आते हैं। मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपको बस पहचानना होता है कौन सा इन्फ्लेशन रिस्क है या क्रेडिट रिस्क है या क्या रिस्क है। आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे, एक सिनेरियो बता देंगे कि ऐसी ऐसी चीज हो रही है, इसमें कौन सा रिस्क आ रहा है, ऐसा बताया जाएगा। और बहुत ही ईजी, आप आराम से उसको बता दोगे कि कौन सा रिस्क इसमें है। ठीक है, इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज इन्वॉल्व्स रिस्क। जो भी इन्वेस्टिंग रहेगी उसमें कोई ना कोई रिस्क तो हमेशा रहेगा, एंड उसमें रिटर्न भी होंगे। सो आइदर रिटर्न नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन रिस्क जो है आपने जो कैपिटल डाला उसका रिस्क भी हो सकता है आपको कि आपने जो कैपिटल डाला वो शायद आपको पूरा ना मिले। which go hand in hand. The returns on investment are connected to the amount of risk you are willing to take. जो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेंगे तो आप इक्विटी में डालेंगे पैसा तो थोड़ा रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिटर्न्स भी वहां पे बहुत अच्छे रहते हैं, हाई होते हैं। म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा रिटर्न नॉर्मल होते हैं। और अगर आप एफडी में डालेंगे तो वहां पे कोई रिस्क नहीं है, लेकिन वहां पे रिटर्न भी फिर नॉर्मल है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं कि रिस्क हैंड टू हैंड डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, और उसके हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलेगा। कभी कभी रिस्क ज्यादा लेने की वजह से नुकसान भी हो जाती है। जितना रिस्क लोगे उतना नुकसान भी होगा, उतना प्रॉफिट भी होगा। और जितना रिस्क कम लोगे उतना नुकसान भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। ये भी चीज समझने वाली है। सो जनरली हाइयर रिटर्न्स मींस टेकिंग मोर रिस्क। नॉर्मली ऐसी चीज हो जाती है, नॉर्मली अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क है तो इश्क है, आपने देखा होगा वो हर्षद मेहता की वेब सीरीज में। Risk in investment refers to the possibility that returns may fluctuate और इवन रिजल्ट इन लॉसेस ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ यू इन्वेस्टेड। तो जो इनिशियल अमाउंट आपने डाल रखी है उसमें लॉस भी हो सकता है और रिटर्न जो है वो फ्लक्चुएट भी होंगे अगर आप ज्यादा बड़ा रिस्क लेंगे तो। इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो, देखो क्या होता है कि नॉर्मली जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, 1 लाख रुपए सपोज डाले और उसके अंदर मार्जिन भी लेते हैं, तो इंटू 5 हो जाता है, तो 5 लाख के शेयर्स खरीद लेते हैं इंट्राडे में। और जब प्राइस बहुत बड़ा अप डाउन होता है तो उनके हार्ट बीट्स तेज होने लगते हैं। तो जब आप रिस्क ले रहे हो तो वो सोच समझ के लो। मेरे केस में मैं क्या करता हूँ, एक आरपीटी डिफाइन करता हूँ कि 3000 से ऊपर नुकसान करना नहीं, तो उसको डिवाइड बाय स्टॉप लॉस, मतलब कि मेरा क्वांटिटी होता है। तो कभी मेरा ऐसा होगा ही नहीं कि मेरे पेशेंस हिट हो रहे हैं, मुझे पता है मुझे कितना क्वांटिटी डालना है और उसके हिसाब से कैपिटल रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब तक अमाउंट कैपिटल पड़ा है अकाउंट में तब तक क्वांटिटी डालते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। ये गलत चीज है, वहां पे आपके पेशेंस हिट होते हैं, आप जो है नुकसान करते हो, क्योंकि हर एक स्टॉक की वोलेटिलिटी अलग होती है। कुछ कुछ स्टॉक क्या होता है, 10 रुपए उनको मूव करने के लिए पूरा दिन चले जाता है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो 10 रुपए खाली 5 मिनट में मूव कर देते हैं। तो ये डिफरेंस है। अब अगर आप कोई अगर वोलाटाइल स्टॉक है उसके अंदर अगर आप बहुत सारा क्वांटिटी डाल रहे हैं, इवन उसका प्राइस कम है लेकिन वोलाटाइल है, तो उस केस में आपको भी पता है कि वहां पे नुकसान होने के चांसेस आपके हाई रहते हैं, क्योंकि अचानक से प्राइस ड्रॉप हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ऐसा भी आपके साथ होगा। हालांकि पूरा कैपिटल वाइप आउट सिर्फ ऑप्शन मार्केट में होता है, कैश मार्केट में ऐसा नहीं होता है। 1 और 2-3% मैक्स आप नुकसान करते हैं इंट्राडे में। और रेयरली ऐसा होगा कि अचानक से मार्केट में कुछ बहुत बड़ी न्यूज आ गई तो 10% 5% गिर गया, ऐसा रेयरली होता है। रिस्क इन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट, इसके लिए अगर आपको ये देखना है ना, ये जो मैंने अभी आपको बोला इंट्राडे का, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। लिंक ऊपर दे रखी है telegram.me/nifty। इसमें आपको मेरे लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी, मैं कैसे स्टॉक मार्केट को रिसर्च करता हूँ, कैसे स्टॉक्स को ढूंढ के निकालता हूँ, ये सब चीजें आपको लाइव मिलेंगी वहां पे। रिस्क इन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट रिटर्न्स में फ्लक्चुएट, ये हमने पढ़ लिया था। इन्वेस्टमेंट आर आल्सो कंसीडर्ड एज अ रिस्की इफ एक्चुअल रिटर्न्स डिफर फ्रॉम द व्हाट यू एक्सपेक्टेड। तो अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कि 5% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा स्टॉक के अंदर, लेकिन मिल रहा है आपको 3%, तो स्टिल वो कहीं ना कहीं पे रिस्की है थोड़ा सा। क्योंकि आपने सोचा था कि लाइक यार मैं 1% का रिस्क लेके 5% का प्रॉफिट करूंगा, लेकिन 1% का रिस्क लेके सिर्फ 1% मिला है, 2% मिला, तो उसमें वो वर्थ नहीं थी इन्वेस्टमेंट, तो कहीं ना कहीं पे रिस्की था। फॉर एग्जाम्पल, अब बैंक फिक्स डिपॉजिट इज लो रिस्क बिकॉज, जो मैंने आपको भी बताया, बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें बहुत लो रिस्क है, क्योंकि वहां पे आपको बता दिया गया है कि आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा इतना और उसके अंदर कोई नुकसान नहीं है आपका। ठीक है, तो जो इनिशियल अमाउंट है वो तो आपको मिलेगी, साथ में रिटर्न भी आपको मिलेगा। रिस्क बहुत कम है। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि कंपनी जो बैंक है वो डिफॉल्ट कर दे के बोले कि यार मैं नहीं दे सकता पैसे, नहीं दे सकती पैसे। इन अदर हैंड स्टॉक्स आर रिस्कियर देन द डिविडेंड्स, रिस्कियर सिंस द डिविडेंड्स पेमेंट आर अनसर्टेन इन द बोथ टाइमिंग एंड अमाउंट। क्या होता है स्टॉक्स में, अगर आप पैसा डालो तो डिविडेंड तो कभी देगी कंपनी, कभी नहीं देगी, वो एक अनसर्टन है। ठीक है, अनसर्टेनिटी है वहां पे।
और जो स्टॉक है, जो आपका स्टॉक है वो भी गिर गया नीचे, तो क्या करेंगे फिर? तो उस केस में कहीं ना कहीं पे जो है आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, रिस्कियर है स्टॉक में अगर आप पैसे डालेंगे तो, क्योंकि डिविडेंड जो है वो एक अनसर्टेन है इन बोथ टाइमिंग एंड अमाउंट। तो कभी देती है कभी नहीं देती है, अमाउंट भी कभी कम देगी कभी नहीं देगी, टाइम भी उसका फिक्स नहीं होता है, कभी देगा नहीं देगा, कब कभी एनुअल में देगा कभी क्या, वो सब डिपेंड करता है कि वो कब देने वाली है। एंड स्टॉक प्राइजेस आर कैन वेरी वाइडली, तो वेरी भी हो सकती है, प्राइस ऊपर नीचे जा सकती है, तो ये इशू है। ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द रिस्क, द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द रिस्क में डिफर। अब यहाँ पे हम लोग आगे जाने वाले हैं, वो बता रहा है कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट हैं, उनके रिस्क अलग अलग हैं, और हर एक रिस्क अलग अलग तरीके से डिफर कर सकता है। एंड इन्वेस्टर नीड्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिस्क। अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट हो या फिर आप एक इन्वेस्टर हो, तो जब आप पैसा डाल रहे हो तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि लाइक मैं अगर इसमें पैसा डालूं तो इसमें किस टाइप का रिस्क मुझे हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दे रखा है, इन्वेस्टमेंट टू बी एबल टू डिसाइड वेदर इट्स सुटेबल फॉर द सिचुएशन और नॉट। तो जो आपकी सिचुएशन है उसके लिए कौन सा रिस्क यहाँ पे लेना सही रहेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो इन्फ्लेशन रिस्क नाउ, सो फर्स्ट है इन्फ्लेशन रिस्क। क्या है इन्फ्लेशन रिस्क? सिंपल है भाई, जो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो इन्फ्लेशन से कम आ रहा है। मतलब कि आपको बैंक का फिक्स डिपॉजिट में आपने पैसे डाले, एफडी करी आपने, और उसमें आपको 7% का रिटर्न सपोज दिया, और देश का डेटा निकल के, इंडिया का डेटा निकल के आया कि भाई जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो है 9% इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो 3% का इन्फ्लेशन आपका, मतलब इन्फ्लेशन से भी कम कमा रहे हो। तो जो महंगाई जो बढ़ रही है वो 9% से बढ़ रही है, और आपका जो एफडी का रिटर्न आ रहा है या आपकी जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 7%। तो जो 2% जो एक्स्ट्रा जो नुकसान आप खा रहे हो वो है इन्फ्लेशन रिस्क। समझ में आ गई बात? सिंपल था बहुत। अब ये जो मैंने आपको बताई कंसेप्ट, अब मैं इसको आपको समझाऊंगा इसके ऊपर जो लिखा हुआ है थ्योरेटिकली समझाऊंगा मैं आपको। इन्फ्लेशन रिस्क रिप्रेजेंट दैट द रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क रिप्रेजेंट दैट द रिस्क दैट द मनी रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट में बी वर्थ लेस व्हेन एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन से आप एडजस्टेड करोगे तो जो मनी आपने कमाया, जो पैसा आपको मिला है, वो वर्थ लेस है, कम उसकी वर्थ है। तो इन्फ्लेशन रिस्क इज ऑल्सो नोन एज द परचेसिंग पावर रिस्क। परचेसिंग पावर रिस्क क्यों बोला इसको, क्या है इसका मतलब, परचेसिंग पावर रिस्क क्यों बोल दिया इसको? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इन्फ्लेशन रिस्क इज आल्सो नोन एज द डैश डैश रिस्क, या फिर डैश डैश रिस्क इज आल्सो नोन एज द परचेसिंग पावर रिस्क। तो क्या परचेसिंग पावर मतलब क्या, कि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ मुझे। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा, आज 100 रुपए की एक चीज मिल रही है और इन्फ्लेशन 9 रुपए से बढ़ जाती है, तो अगले साल वही चीज 109 रुपए की मिलेगी। मतलब कि जो परचेसिंग पावर है मेरी वो घट गई, परचेसिंग पावर जो है कम हो गई। मतलब मैं पहले जो चीज 100 रुपए में खरीद पा रहा था, परचेस कर पा रहा था, उसको आज मैं 109 रुपए में खरीदना मुझे पड़ेगा। तो मेरी जो परचेसिंग पावर है वो गिर गई है। इस वजह से इन्फ्लेशन रिस्क को बोलते हैं परचेसिंग पावर रिस्क। समझ गए? तो कंफ्यूज मत होना, आपको क्वेश्चन आता है अचानक से परचेसिंग पावर रिस्क, तो सोचो जरा परचेसिंग पावर, क्यों परचेसिंग पावर घटेगी मेरी, क्यों रिस्क आएगा परचेसिंग पावर के ऊपर? वो तभी आएगा जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक कॉमन सेंस आपको लगाना है वहां पे। इट इज अ रिस्क दैट अराइज फ्रॉम द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज कैश फ्लो ड्यू टू द फॉलिंग परचेसिंग पावर ऑफ द मनी। वही सिक्योरिटीज की प्राइस गिर जाती है और कहीं ना कहीं पे वो महंगा हो जाता है, वो इसके लिए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल आशा हैज इन्वेस्टेड, अब ये क्या है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आशा हैज इन्वेस्टेड लम्प सम अमाउंट इन बैंक फिक्स डिपॉजिट दैट यील्ड, वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, 5,000 रुपए उसने मंथ में डाल दिया। दिस इज एडिक्वेट टू कवर कॉस्ट ऑफ हर हाउस होल्ड प्रोविजन, जो उसके हाउस होल्ड प्रोविजन उसके कॉस्ट के लिए कवर करने के लिए उसने डाला। सपोज दैट इन्फ्लेशन राइज 10%, मीनिंग अगर 10% से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मीनिंग दैट देयर इज जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड बाय 10%। तो जो जनरल प्राइस है वो 10% से बढ़ जाती है। देन 5,000 जो आपने डाले विल नो लॉन्गर बी इनफ टू कवर द आशाज मंथली प्रोविजन कॉस्ट। वही बताया, जो आपको खर्चा आपको बाद में करना है। अगर आपको लगता है कि भाई 2% से इन्फ्लेशन बढ़ता, तो आप चलो 5% से आपकी अमाउंट बढ़ रही है, बैंक में पड़ी है जो, तो आप खर्चा कर पाएंगे उस पैसे को उस हिसाब से। लेकिन अगर आप बैंक में पड़े रहेगा और 10% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपको 5% मिल रहा है खाली, तो आपका पैसा जो है वहां पे जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, वहां पे उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ऐसे टाइम पे उसको वहां से निकाल के आपको म्यूचुअल फंड में डाल के रिटर्न निकालना पड़ेगा, या फिर आपको स्टॉक मार्केट में डाल के रिटर्न निकालना पड़ेगा। लेकिन वहां पे रिस्क ज्यादा है, इसके लिए आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हो, पर फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न कम है, तो वहां पर भी रिस्क है, वो इन्फ्लेशन रिस्क है। समझ में आ रही बात?
तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम के साथ में आपको समझ में आने लगेंगी। ये एग्जाम्पल वही आप पढ़ लो खुद से एक बार, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। इन्फ्लेशन रिस्क इज हाईएस्ट इन द फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट सच एज द बॉन्ड। देखो इन्फ्लेशन रिस्क हाई क्यों है, मैंने आपको एफडी का ही एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि वो फिक्स रिटर्न दे रही है, फिक्स रिटर्न दे रही है। तो फिक्स रिटर्न दे रही है तो बॉन्ड्स भी फिक्स रिटर्न देते हैं, फिक्स डिपॉजिट जो एफडी मैंने अभी आपको बताया, डिबेंचर भी फिक्स देते हैं, राइट, आपको एक फिक्स परसेंटेज देते हैं ना इंटरेस्ट का। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रिस्क हाई होता है। अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि इन्फ्लेशन रिस्क इज हाईएस्ट इन द फिक्स डॉट डॉट रिटर्न इन्वेस्टमेंट, फिक्स होगा, अनफिक्स या फिर कुछ ऐसे मतलब और ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो फिक्स आएगा, ये समझना पड़ेगा आपको। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप बोलेंगे जयेश भाई आपने बोला था फिक्स मार्क्स मिलेंगे, तो ये अगर आप पढ़ के जाओगे, सही से समझ के जाओगे लॉजिकली, तो आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। वेयर देयर आर, हाँ ये भी वही लिखा है, पीरियडिक इंटरेस्ट आता है उसके अंदर, और रिटर्न प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिलती है एक मैच्योरिटी के बाद में, लेकिन उसके अंदर आपको 8% बोला हुआ है। लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ के आ जाता है कि 10% आ गया, सॉरी इन्फ्लेशन, तो फिर ये जो है टोटल यूजलेस था, ऊपर से 2% का नुकसान हो गया उसके अंदर, ये चीज क्लियर होती है वहां पे। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? तो आई गेस इन्फ्लेशन रिस्क के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता नहीं है कि हार्ड है। हालांकि इसको एक एक लाइन में कवर अप करना चाहिए था, इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको अगर एक स्टोरी बता देता तो आप समझ जाते, लेकिन स्टिल मैंने आपको एक एक लाइन समझाई है ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर आपके सेशंस की वजह से रिवीजन में बहुत हेल्प होता है। हम लोग सीख कहीं और से लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या रिवाइज करने के लिए क्या होता है, हम लोग आलसी होते हैं। हम लोग अगर हमारा फोकस लेवल बहुत ज्यादा हिलता रहता है, तो ऐसे केस में अगर एक वीडियो मिल जाए डेडिकेटेड कि यार एक वीडियो को देखना है और रिवाइज हो गया, तो ये बहुत एक बेस्ट वीडियो है मेरे मतलब मुझे लगता है ये आपके लिए फायदे वाली रहेगी। एंड आई होप आपको ये फायदा हो भी रहा है, और अगर हो रहा है तो प्लीज यार एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है नीचे, ठीक है, याद से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आपका सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट मिलता है तो एक मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड ऐसे भी आगे बहुत सारे सेशंस आने वाले, इक्विटी डेरिवेटिव्स आएगा, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आएगा, फंडामेंटल कोर्स आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस और आगे मिले। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट मतलब कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो क्या होगा, तो ये नॉर्मली बॉन्ड के केस में होता है। मैं इसका एक स्टोरी समझाता हूँ आपको, ठीक है, पर पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बॉन्ड वाला एग्जाम्पल है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। इंटरेस्ट रेट रिस्क रेफर्स टू द रिस्क दैट बॉन्ड प्राइसेस विल फॉल in response to rising interest and rise in response to decline the interest rates. Okay, bond price and interest rates have an inverse relationship. अब आपको ये समझ में नहीं आई होगी लाइन, मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या है इसका मतलब। वापस से आएंगे इस लाइन की तरफ, ठीक है। मैंने आपको वैसे तो बता रखी है लाइन, आपको अगर याद होगा बॉन्ड्स के सेशन में, या जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह देख रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको ये सिखाया था। सो आई होप अभी आपको याद है, ठीक है। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग देखेंगे ना आगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनफ स्पेस है यहाँ पे सिखाने के लिए आपको, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, XYZ नाम का एक बॉन्ड है, XYZ नाम का एक बॉन्ड है। आप बोलोगे सिर्फ XYZ ही नाम होता है क्या आपके बॉन्ड का? यस, मेरे बॉन्ड का XYZ ही नाम होता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आपने इसमें पैसा डाला 1 लाख रुपए, ओके। एक बॉन्ड की वैल्यू है 1000 रुपए, ऐसे आपने 100 खरीद लिए इसके, ठीक है। तो हुआ क्या, 1000 रुपए का एक बॉन्ड है, आज 1000 रुपए उसकी प्राइस चल रही है, ठीक है। इसके लिए चल रही है क्योंकि आज के दिन में वो 8% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, 8% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अब क्या होगा, देखो सिंपल, XYZ, इसको हम लोग क्या करते हैं, बैंक बोल देते हैं। XYZ बैंक है, XYZ बैंक है, ठीक है। इसको पैसा चाहिए था, 8% का इंटरेस्ट रेट आपको दे रहा है और कर रहा है। अब अचानक से क्या होता है, इस XYZ बैंक को फिर से फंड की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। इस XYZ बैंक को फिर से फंड की जरूरत पड़ जाती है, वो फिर से एक और बार बॉन्ड लेके आता है, और इस बार वो 1% ज्यादा देता है। वो बोलता है कि सेम 1 लाख की अमाउंट है, 1000 रुपीज का है, इंटू 100 शेयर्स आप ले लो, बॉन्ड्स ले लो आप 9% पे। इस बार जरूरी ज्यादा तो जल्दी फंड रेज करना है, इसके लिए 9% पे हम लोग देंगे। क्या होगा,
बताओ मुझे आप। तो क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट यहां पे हाई हाई हो गया, बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब जो लोग इस बॉन्ड में पैसा डाल के बैठे थे, इस बॉन्ड में जो लोग पैसा डाल के बैठे थे, इस बॉन्ड में जो पैसा डाल के बैठे थे, उन्होंने देखा भाई हमको तो 8% मिल रहा है साल का, लेकिन अगर मैं ये पैसा सेम 1 लाख रुपए निकाल के इस बॉन्ड से इस बॉन्ड में शिफ्ट कर दूं तो मुझे 9% मिलेगा। तो मैं इस बॉन्ड को बेच देता हूं। वो क्या करता है, वो यहां पे बेच देता है, यहां पे उसका रिजल्ट आता है इसकी, इस बॉन्ड की प्राइस गिर जाती है, और वो पैसा डालता है यहां पे, इस बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है। समझ में आ रही चीज? बहुत सिंपल थी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बॉन्ड की प्राइस गिरी। समझ में आ रही चीज? इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बॉन्ड की प्राइस गिरी। अब इसका अगर उल्टा सिनेरियो लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसका अगर उल्टा सिनेरियो लेते हैं हम लोग, अब सेम XYZ बॉन्ड है, सेम XYZ बॉन्ड है, एंड द बॉन्ड इज गिविंग सेम 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करने हैं इसमें, 1001 बॉन्ड की वैल्यू है और 100 आपने बॉन्ड्स लेने हैं। 8% पे आपको दे रहा था वो, मतलब 8% पे वो दे रहा था, ठीक है, 8% के ऊपर आपको दे रहा था पहले, ठीक है। अब वही XYZ फिर से रेज करती है, लेकिन इस बार मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, तो सेम 1000 सेम 100 जो बॉन्ड्स है वो 7% पे दे रही है। तो क्या होगा यहां पे, अब जो लोग ये नए बॉन्ड में हैं, ये जो नए बॉन्ड में है, ये जो लोग ये नए बॉन्ड में, इसमें कोई डालेगा क्या पैसा? नहीं डालेगा पैसा। क्यों डालेगा? क्योंकि सेम चीज आपको मिल रही है 8% इंटरेस्ट रेट के साथ में पिछले बॉन्ड में। तो इन बॉन्ड्स की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, और इन बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट रेट कम है। तो जब इंटरेस्ट रेट यहां पे कम हुआ, मतलब 8% से कम हुआ, तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई। तो मतलब अब बताना मैं क्या चाह रहा हूं, यहां पे देखिए, अब देखो सिंपल है बहुत, मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया है। अब बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं, जब भी हमारा जो करंट बॉन्ड है जिसमें हम लोग पैसे डाल के बैठे हैं, जो करंट बॉन्ड है जिसमें हम हैं, जिसमें अभी इस टाइम पे हैं, उसका अगर जो है 10% का इंटरेस्ट रेट है, 10.0% का इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है। अब अगर मार्केट में नया बॉन्ड आता है इससे हाई परसेंटेज देने वाला, सेम चीज के ऊपर, सेम कैपिटल के ऊपर, सेम रिस्क के साथ में, तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं मार्केट में, तो बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं मार्केट में, तो बॉन्ड की वैल्यू क्या है? बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा दे रहा है। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट सब बॉन्ड के प्राइस, नए जो बॉन्ड आ रहे हैं उसके प्राइस इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है, लेकिन हमारा जो बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट रेट 10.00 का मिल रहा है। सो ऐसे केस में हमारे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, गॉट इट? देखें अभी एक बार फिर से। अब ऐसा ही एक होता है कॉल बॉन्ड। तो जब बैंक को लगता है कि यार मेरा जो बॉन्ड है वो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बाकी लोगों से, तो वो कॉल कर लेता है बॉन्ड को, अपने कॉल्स को ले लेता है, पैसे लोगों के वापस दे देता है। तो उसको कॉलेबल बॉन्ड्स, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको उस चीज को बॉन्ड्स के सेक्शन में, नहीं देखा तो फिर से जाके देख लो आप, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं, देखो आपको समझ में आती है चीजें। अब जो मैंने बकवास करी ना इतनी आपके सामने अभी, वो सारी बकवास ये यहाँ ये लिखी हुई है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखी हुई है बकवास, पढ़ लो आप। अब पढ़ने की जरूरत तो मुझे लगता नहीं कि है आपको, पर सिला आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगी ये बकवास, ठीक है। अब देखो ये लाइन, इंटरेस्ट रेट रिस्क रेफर्स टू द रिस्क दैट बॉन्ड प्राइसेस विल फॉल रिस्पॉन्स टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट। मैं क्या बोला था? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी, एंड राइज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इन रिस्पॉन्स डिक्लाइनिंग इन द इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा तो प्राइस बढ़ेगी। बॉन्ड प्राइजेस एंड इंटरेस्ट रेट हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। आपको बॉन्ड प्राइजेस एंड इंटरेस्ट रेट हैव अ डैश रिलेशनशिप आता है, इक्वल आएगा क्या, जो भी है पैरेलल या इनवर्स वगैरह से कुछ आएगा, उसमें से आपको इनवर्स सिलेक्ट करना है। अब बाकी ये पढ़ लो, सेम चीज जो मैंने बोली वही चीज है यहाँ पे, खाली आपको एग्जांपल मैंने समझाया। द रिलेशनशिप बिटवीन रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड द बॉन्ड प्राइस कैन समड अप इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स। मैंने वही बताया, इंटरेस्ट रेट अगर गिरते हैं तो इंटरेस्ट रेट
और एक्सपेक्टेड टू फॉल देन बॉन्ड प्राइस विल गो अप। और यहां पे देखिए इफ इंटरेस्ट रेट राइजेस और एक्सपेक्टेड टू राइजेस तो बॉन्ड प्राइस गिरेगी। सेम चीज मैंने आपको बोला, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से अब आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, किसी भी एंगल से। बहुत ही यूनिक और क्लियर वे में मैंने आपको समझा दिया है चीजों को। एंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द वोलेटिलिटी ड्यू टू द इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस। ओके, जो इंटरेस्ट रेट की जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से वोलेटिलिटी होती है बॉन्ड के प्राइस में। दिस रिस्क आल्सो एक्सटेंड्स टू द डेब्ट फंड। ओके, तो इस वजह से ऑब्वियसली जो डेब्ट के जो फंड है उसके ऊपर भी रिस्क आती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो बॉन्ड से आप पैसा कर रहे हो, बॉन्ड से कलेक्ट कर रहे हो, डेब्ट फंड ही है, राइट? समझो आप, विच प्राइमरीली होल्ड द डेब्ट एसेट, तो जो प्राइमरीली डेब्ट एसेट को होल्ड करते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क हैज एन इम्पैक्ट ऑन द इक्विटी इन्वेस्टिंग एज वेल, तो बोथ इन द थियरी एंड प्रैक्टिस। तो जो इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है उसका इक्विटी के ऊपर भी जो है कुछ परिणाम होता है, थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकली भी है। थ्योरेटिकल क्या है देखेंगे हम लोग यहाँ पे। थ्योरेटिकल क्या है यहाँ पे? थ्योरेटिकल यहाँ पे देखो, इम्पैक्ट ऑन इक्विटी इन्वेस्टिंग एज वेल, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, थ्योरेटिकल क्या है? व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गोज अप, जब कैपिटल की कॉस्ट ऊपर जाएगी, ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? कैपिटल कॉस्ट गोज अप, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो गोज अप, तो जो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो की जो है वो भी गोज अप जाएगी, वाइस वर्सा। दस तो व्हेन अब देखो यहाँ पे दस व्हेन द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द इक्विटी मार्केट शुड अंडर परफॉर्म। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो इक्विटी मार्केट क्या होगा? अंडर परफॉर्म हो जाएगा। तो ये भी आता है। अब देखो यहाँ पे एक और बॉन्ड की प्राइस तो हो गई। अब मेरे को एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इक्विटी क्या होगा? तो मैं कंफ्यूज हो गया, इक्विटी का तो कुछ था ही नहीं उस टाइम पे, फर्स्ट एग्जाम में नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में निकला। ठीक है, तो सेकंड अटेम्प्ट में निकला, तो जो फर्स्ट जो था उसके अंदर ये क्वेश्चन था, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो इक्विटी पे क्या आएगा? तो वहां पे अंडर परफॉर्म ऐसा कुछ था ही। तो आपको याद रखना है इस चीज को, इसको कंफ्यूज नहीं करना। तो दोनों लिख लो। मैंने आपको बताया था कि एक डायरी बनाओ जिसमें खाली आप ऐसे ही ये सब चीजें लिखो कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो क्या होगा। ये बहुत सारी चीजें, कंफ्यूज होता है वहां पे एग्जाम में जाके। अगर आप कंसेप्ट समझ लो तो वैसे कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, बट स्टिल थोड़ा कंफ्यूजन वहां पे आता है, सो उस चीज का ख्याल रखना है। तो क्लियर है इतना? यहां तक क्लियर है? ओके। इन प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस में क्या है, ये एक लाइन है जो कि प्रैक्टिस में क्या है, इन प्रैक्टिस व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज अप, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा देयर इज अ लेस बोरिंग। देखो सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो बड़ी बड़ी कंपनी से वो लोन कम लेंगी। क्यों कम लेंगे? क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा, तो वो वेट करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम लोग लोन लेंगे। अब लोन नहीं लेंगे तो उनके पास में पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं होगा, सर्कुलेट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पे इकोनॉमी भी थोड़ा सा जो है डाउन होगा, राइट? तो तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर इंटरेस्ट रेट गोज अप द लेसर बोरिंग, मतलब कि जो बोरिंग है वो भी कम हो जाएगा। दस द लेसर फ्लो ऑफ फंड, तो जो फंड है मार्केट में उसका फ्लो भी थोड़ा कम हो जाएगा। दिस इन द टर्न रिड्यूस द डिमांड ऑफ द इक्विटी, तो जो इक्विटी की डिमांड है वो घट जाएगी वहां पे। ये उसके पीछे का रीजन है। नाउ बिजनेस रिस्क क्या होता है? देखिए बिजनेस रिस्क क्या है, अब ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं इसको, बिजनेस रिस्क को ही ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। इस पे एमसीक्यू आता है। बिजनेस रिस्क को ही ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं, इस पे एमसीक्यू आता है बहुत। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप 10 लोग एग्जाम पे जा रहे हो तो दो लोगों को ये क्वेश्चन आएगा। सो बिजनेस रिस्क मतलब कि बिजनेस करते हो जो रिस्क आ रही है, मतलब ऑपरेशन करते हो बिजनेस के अंदर, क्या होता है ऑपरेशन होगा तो मतलब ऑपरेशनल जो आप जो काम करोगे बिजनेस के अंदर उसमें कुछ रिस्क आ रहा है, तो बिजनेस रिस्क इज रिस्क इनहेरिटेड इन द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के जो ऑपरेशन है उसमें जो रिस्क आती है उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। इट इज ऑल्सो नोन एज दी ऑपरेटिंग रिस्क, बिकॉज ऑपरेटिंग रिस्क बोलते हैं इसको, तो आएगा डैश डैश इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग रिस्क, तो इट्स अ बिजनेस रिस्क। ओके, बिकॉज दिस इज कॉज्ड बाय द फैक्टर दैट अफेक्टेड द कंपनीज ऑपरेशन, तो ये ऐसा एक फैक्टर है जो कि कंपनी के ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। कॉमन सोर्सेज ऑफ द बिजनेस रिस्क इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो जो कॉस्ट ऑफ, अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाए, सपोज अब पार्ले जी का बिस्किट उसको 5 में बेचना है पर गेहूं की प्राइस अचानक से बहुत बढ़ गई, तो उसके लिए एक बड़ा एक टेंशन है, सरदर्द आ गया, भैया गेहूं की प्राइस बढ़ गई तो मेरे को बिस्किट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बिस्किट का प्राइस बढ़ेगा तो उस केस में मेरे कस्टमर कम हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप? तो कस्टमर कम होंगे तो इसके लिए मैं बिस्किट का प्राइस बढ़ाने से अच्छा बिस्किट की साइज कम कर देता हूं। अब जो 5 रुपए का बिस्किट इतना बड़ा आता था पहले, इतना, मेरा हाथ आ रहा है क्या? हाँ, इतना बड़ा आता था पहले, अब वो 5 रुपए का बिस्किट हो गया इतना सा, छोटा सा हो गया इतना,
तो वो क्या कर रहा है, 5 रुपए वो वैल्यू नहीं हटा रहे, वो उसने वैल्यू कम करी नहीं। आप याद करो जब बचपन में आप 5 रुपए का बिस्किट लेने जाते थे पार्ले जी का, तो वो इतना बड़ा आता था, राइट, लॉन्ग आता था, इतना लॉन्ग। अब वही बिस्किट छोटा सा आता है, इतना सा, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से वहां पे कॉस्ट भी बढ़ रही थी, लेकिन वो कॉस्ट अगर बढ़ाता, मतलब बिस्किट की प्राइस अगर बढ़ा देता तो लोग लेते नहीं। इंडिया में लोगों को सस्ती चीजें पसंद है, इसलिए उस पर्सन ने दिमाग लगाया कि नहीं यार, मैं 5 रुपए का बिस्किट ही बेचूंगा, लेकिन क्वांटिटी कम कर दूंगा। पहले 13 बिस्किट दे रहा था, अब मैं 5 ही बिस्किट दूंगा, 6 ही बिस्किट दूंगा। ये डिफरेंस है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट, अगर एम्प्लॉयज की कॉस्ट बढ़ जा रही है, ठीक है, अब तो एम्प्लॉयज की कॉस्ट और कम होती है, रोबोट्स आ रहे हैं, तो अब लोगों के पास में लोगों को निकाला जाएगा, रोबोट्स को रखा जाएगा। और आप देख रहे हैं टेस्ला का न्यू रोबोट आ गया, आपने देखा होगा। कितना 30,000 टू $40,000, $40,000 की उसकी एक बताई है, 24-25 लाख में वो आ जाएगा। अगर मुझे 24-25 लाख में एक आदमी मिल रहा है, ठीक है, उसको एक ही बार पैकेज देना है, वो मेरे लिए सालों तक काम कर रहा है, तो मुझे क्या सही रहेगा? तो ऑब्वियसली मैं रोबोट्स को प्रेफर करूंगा, राइट। उसको खाली एक बार काम सिखाना है, वो अपने आप डेली करेगा, वहां पे मेंटेनेंस भी कम है, लोगों का मेंटेनेंस भी ज्यादा है, उनका खर्चे भी ज्यादा है। फिर दिवाली का बोनस तो ये दो, रोबोट मांगेगा नहीं दिवाली का बोनस, समझ रहे हो आप? तो पोजीशन ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट, तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में बढ़ गया। जैसे पतंजलि आ गया, तो पार्ले जी के थोड़ा सा अभी पार्ले जी नहीं मिल रहा है, तो पता, पहले पार्ले जी नहीं मिलता था तो लोग दुकान चेंज करके दूसरा पार्ले जी खरीद लेते थे। अब अगर पार्ले जी नहीं मिल रहा है तो चलो पार्ले जी नहीं है, पतंजलि वाला दे दे मेरे को, समझ रहे हो आप? डिफरेंस है ये। ओ सॉरी, कंपीटिंग हो गया, वहां कंपटीशन बढ़ गया उनका। नॉट ऑल बिजनेसेस आर अफेक्टेड बाय द सेम रिस्क, ओके। होल्डिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज एन एफिशिएंट वे टू डाइवर्सिफाई द रिस्क, ओके। अगर आपके अगर आपके पास में बहुत सारे शेयर्स हैं, ठीक है, अब आईटी स्टॉक्स में डाला है कुछ पैसे, एफएमसीजी में डाला है कुछ, और बैंक में डाल दिए, तो मेरा जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया, तो मेरा जो बिजनेस रिस्क है वो कम हो गया, ठीक है। बट अगर आपने एक ही स्टॉक में डाल दिया, आईटीसी में डाल के बैठ गए, और आईटीसी में कुछ रेगुलेशन आ गया, टैक्स का इशू आ गया, कुछ भी इशू आ गया, क्योंकि वो सिगरेट्स बेचती है कंपनी, जो स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, तो उस केस में कुछ नए रूल्स आ गए, कुछ नए कंप्लायंस आ गए उनको करने के लिए, तो खत्म हो गया। फिर वहां पे स्टॉक की प्राइस गिर जाएगी। या फिर आप देखेंगे आईटीसी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है अचानक से, तो किसी एक स्टॉक में पैसे डालेंगे तो वहां पे आपके लिए इशू हो जाएगा। बट अगर आप अलग अलग 1 लाख रुपए अगर आप 20-20 हजार करके 3-5 अलग बिजनेस में डाल देंगे, तो आपको जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, वहां पे रिस्क आपके लिए कम हो जाएगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा रिटर्न भी कम आएगा, लेकिन रिस्क भी अच्छा आएगा। क्या पता पांचों बिजनेस सही निकले तो आपको पांचों में अच्छा रिटर्न आ जाए। So, वो चीज है। मार्केट रिस्क क्या है? मार्केट रिस्क क्या है? मतलब मार्केट रिस्क मतलब सिंपल है, मार्केट नाम आ गया तो समझ जाओ मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, उसका रिस्क। मार्केट रिस्क रेफर्स टू द रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ द वैल्यू इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ द एडवर्स प्राइस मूवमेंट। अगर प्राइस आज अभी प्राइस ऐसे बढ़ती है घटती है अचानक से स्टॉक मार्केट में एग्जीक्यूशंस की वजह से, तो वो जो है कहीं ना कहीं पे वो रिस्क भी एक हमें होता है, आप समझ रहे होंगे। तो वो रिस्क यहाँ पे मार्केट रिस्क बोला जाता है। तो समझ रहे हो, बिजनेस रिस्क आएगा तो ऑपरेशनल रिस्क होगा, मतलब कामकाज में कुछ गलतियां हो रही है या फिर कॉस्ट बढ़ रही है चीजों की। उसके अलावा अगर इंटरेस्ट रेट आता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बॉन्ड प्राइस में रिस्क आ जाएगा। इन्फ्लेशन हो गया तो इन्फ्लेशन की वजह से भी जो है रिस्क आता है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है। इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब आपको बताऊं, ये जो रिस्क का जो चैप्टर था ना, ये 3rd या 4th नंबर पे सिखा देना चाहिए था एक्चुअल में। क्यों सिखा देना चाहिए था? क्योंकि बहुत बार क्रेडिट रिस्क, ये जो वर्ड्स हैं, जो रिस्क, ये जो वर्ड्स हैं बहुत बार आ रखे हैं पीछे। उस टाइम में मैं आपको समझा नहीं पाया था, मैंने आपको बोला था कि रिस्क के लिए अलग से एक चैप्टर है। अब देखिए वो चैप्टर आ रहा है, अब आपको मैं समझा रहा हूं उसको। क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मतलब क्या? मेरा क्रेडिट खराब है, इस बंदे का क्रेडिट खराब है बहुत, क्योंकि ये बंदा क्या करता है, पैसे लेता है और वापस देता नहीं है, ठीक है। या डिफॉल्ट रिस्क मतलब कि डिफॉल्ट कर दिया इसने, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, पैसे ही नहीं दिए। या बॉन्ड में पैसे डाले थे और कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, बॉन्ड के पैसे ही नहीं मिले, इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिला, प्लस वो जो इन्वेस्ट की थी वो भी डूब गई। तो क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क यहाँ पे लिखा है, देखिए डिफॉल्ट रिस्क, ये दोनों एक है। क्रेडिट रिस्क इज ऑल्सो नोन एज डैश डैश डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क डैश डैश इज नोन एज डिफॉल्ट रिस्क, तो क्रेडिट रिस्क उसका आंसर रहेगा, याद रखो। क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट द पर्टिकुलर बॉन्ड इश्यूअर विल, थोड़ा ज्यादा स्पीड से हो रहा है क्या? स्पीड बढ़ रहा है तो आप क्या करो, आपके यूट्यूब में जाओ, वहां पे स्पीड कम कर लो, 0.5 कर लो अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो। अगर आपको स्लो लगता है तो 0. अभी बहुत सारे लोग हैं वो कमेंट कर रहे थे, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं लेकिन 1-2 कमेंट्स गलत आते हैं। वो बोलते हैं कि जयेश भाई आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हो, नींद आती है।
अरे भाई तो फिर स्पीड बढ़ा ले, वहां पे फीचर दे रखा है, हर कोई तुम्हारे जैसा स्मार्ट नहीं होता ना, तो वो चीज समझने वाली है। स्पीड बढ़ा लो आप जाके, या फिर स्पीड स्लो कर लो वहां पे जाके, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है वहां पे। करके देखो एक बार, इतने स्मार्ट हो आप तो आपको ये फीचर है यूट्यूब में, ये तो पता होना चाहिए था ना। सो पर्टिकुलर बॉन्ड इश्यूअर विल नॉट एबल टू मेक एक्सपेक्टेड इन, देखो क्या है, क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट द पर्टिकुलर बॉन्ड इश्यूअर विल नॉट बी एबल टू मेक एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट रीपेमेंट और द प्रिंसिपल रीपेमेंट, तो जो प्रिंसिपल है उसका रीपेमेंट ना कर पाए और जो इंटरेस्ट रेट है उसका भी पेमेंट ना कर पाए, तो वो हो जाएगा डिफॉल्ट। मतलब कोई कंपनी है और वो नहीं कर पा रही, जैसे अभी आपका ये हो गया था, कौन, क्या नाम उसका, किंग फिशर का मालिक, मैं भूल गया इसका नाम मेरे, बताओ किंग फिशर का मालिक कौन था बताओ, उसने डिफॉल्ट किया था, देखो मैंने बताया इससे पहले, विजय माल्या, विजय माल्या ना, हाँ विजय माल्या, यस विजय माल्या, किंग फिशर का मालिक, ठीक है। नीरव मोदी देखो भाग गया, तो ये डिफॉल्ट करके भाग गए वहां से, ठीक है। तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द डिफॉल्ट रिस्क, तो जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है वहां पे डिफॉल्ट रिस्क आने के चांस होते हैं, जो लोन के होते हैं, जो जहां पे लोन आता है, लोन में बहुत बार डिफॉल्ट घोषित हो जाते हैं लोग कि भाई हम डिफॉल्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द डिफॉल्ट रिस्क एज दे हैव प्री कमिटेड पे आउट्स, ठीक है, क्योंकि उनमें प्री कमिटेड पे आउट से बोल रखा है कि भाई हम लोग आपको इतने इतने तारीख को इतना इतना पैसा देंगे, इतना इतना हर मंथ के आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर वो पैनिक हो जाएगा थोड़ा सा, फिर पैनिक होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, फिर वो नहीं होगा नहीं होगा, फिर वो डिफॉल्ट बोलेंगे हमारे पास में पैसा नहीं, हम नहीं दे पा रहे, ठीक है। देखो वो वीडियो एक बहुत अच्छा वीडियो है, मैंने सजेस्ट किया था पिछले सेशंस के अंदर, वो जाके देखना विजय माल्या का कैसे उसने डिफॉल्ट किया था। आप सर्च करना विजय माल्या, क्या नाम है उन पर्सन का, मैं भूल गया अभी, यूट्यूब पे मैंने सजेस्ट किया था कुछ टाइम पहले, आप अगर पूरा वीडियो देखते तो आपको मिलेगा, देखो कैसे उसने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर सब्जेक्ट टू डिफॉल्ट रिस्क ऑफ प्री कमिटेड पे आउट, ये हमने देख लिया था। द एबिलिटी ऑफ इशूअर जो है, जिसने इशू किया है, जिसने लोन दिया है, इशूअर ऑफ द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू सर्वाइव द डेब्ट मे चेंज ओवर अ टाइम एंड दिस क्रिएट्स डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि क्या होता है, आज कंपनी अच्छी चल रही है, मैं उसको देखो, आज कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, हजार हजार करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो आज के दिन में अगर वो 50,000 करोड़ का लोन ले लेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ सेंटिमेंट्स चेंज हो गए मार्केट के, अगर अचानक से वो नहीं दे पाए, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, कोविड के टाइम पीवीआर जो है, पीवीआर सिनेमा पता है, लोन लेके रखा था अलग अलग जगह पे, इन्होंने हर एक मॉल में जाके पीवीआर के बना दिया, इनको क्या होता है, मॉल वालों को रेंट देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, अब रेंट देना पड़ता है, सब अच्छे से चल रहा है, प्रॉफिट कमा रही कंपनी, अचानक से कोविड-19 आता है, और कोविड-19 में क्या हो जाता है मालूम है आपको, कोविड-19 में सारे लॉकडाउन हो जाता है, अब लॉकडाउन हो जाता है तो पीवीआर वालों का सर घूम जाता है कि भाई अभी हमारे पास में लोग नहीं आ रहे मूवीज देखने के लिए, तो हम लोग रेंट कहाँ से दे, तो वो प्राइस देखो आप कैसे भयंकर क्रैश आया था पीवीआर के अंदर, बहुत भयंकर क्रैश आया था, अभी तक वो उभर नहीं पाया उन लॉसेस से, ज्यादा उभर तो क्या, अब तो चलो सब चालू हो गया सही से वापस, लेकिन वो लॉसेस बहुत बड़े हो गए थे वहां पे, आप देखो एक बार जाके, तो जो सेंटिमेंट्स है वो चेंज हो गए अगर, तो अगर उस टाइम पे आप सोचो कि इनको अगर कोई बड़ी ईएमआई चुकानी होती तो वहां पे वो फंस जाते, हालांकि काफी गवर्नमेंट ने सहूलत दे दी इन लोगों को भी, या फिर बाकी लोगों को भी, कि आप ईएमआई में थोड़ा सा ये कर लीजिए आगे, सब काफी पुश हुआ था, काफी एक बड़ा इकोनॉमिक पैंडेमिक था वो, ठीक है। बट अभी टॉपिक पे वापस आते हैं कि यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ टू द सर्विस डेब्ट में चेंज ओवर अ टाइम, एक टाइम के बाद में चेंज हो सकता है, यही क्रिएट करता है डिफॉल्ट रिस्क को फॉर द इन्वेस्टर, ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड, सॉवरेन गवर्नमेंट डोंट फेस डिफॉल्ट रिस्क विद द, अभी क्या है, सॉवरेन जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो कि जो गवर्नमेंट का क्या होता है, देखो गवर्नमेंट लोन लेती है, वो नहीं पे कर पाती, वो क्या करेगी, पैसा छापेगी, नया नया पैसा छापेगी, और उसका नुकसान गवर्नमेंट को नहीं है, हमें नुकसान है उसका, ठीक है। या फिर क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी, जिससे अभी हमारे ऊपर टैक्स बढ़ गए, अभी टैक्स स्लैब्स में थोड़ा चेंज है ना, कहीं पे कम कर दिया, कहीं पे ज्यादा कर दिया, ठीक है, तो जो ट्रेडर्स है उनके ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये एसटीटी जो है वो बढ़ा दिया, तो ये सबसे बड़ा इशू है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो गवर्नमेंट तो छाप देगी पैसा, तो वो यहाँ पे चीज बता रखी है, फॉर अदर टाइप ऑफ डेब्ट देयर इज अ रिस्क दैट बोरोवर्स माइट नॉट बी एबल टू रीपे, कॉल्ड क्रेडिट रिस्क, तो क्रेडिट रिस्क जो होती है वो यहाँ पे बता रखी, क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क एक ही है,
अगर पैसा ना चुकता कर पाओ, ये ऐसे कुछ आएगा कि अगर बैंक पैसा नहीं चुकता कर पाती तो इसमें कौन सा रिस्क आएगा, ये क्रेडिट रिस्क आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको आएगा। अब क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपनी को किसी बॉन्ड इशू हो रखे हैं उसके अगर पैसा डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो क्रेडिट खराब तो नहीं है किसी कंपनी का, ये चेक करने के लिए कुछ एजेंसीज है, उनको बोला जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये हमने किया था, पढ़ा था पीछे, ठीक है, या फिर आने वाले सेशन में रहेगा इसके बारे में, मैं भूल गया हूँ क्योंकि आगे के सेशंस रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, ये बाकी था। तो तो क्रेडिट रिस्क ना हो इसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आपको बताती हैं कि भाई ये कंपनी अच्छी है नहीं। अब मैं इसको ना एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। अगर कोई कंपनी अच्छी है तो उसको रेटिंग दी रहेगी A1, ठीक है। अगर गलत है, डिफॉल्ट है, तो उसके अंदर D दे रखा होगा। इसका एग्जांपल मैं कैसे लूँ आपको दिखाता हूँ, देखो, ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन, मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। एक वेबसाइट है गोल्डन पाई करके, गोल्डन पाई, गोल्डन पाई, यस। तो गोल्डन पाई के अंदर क्या है, सारे बॉन्ड्स दिखे थे। यहाँ पे देखो, डिस्कवर में जाएंगे, लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे सारे बॉन्ड्स दिखेंगे आपको। देखो यहाँ पे व्यू ऑल बॉन्ड्स पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे दिख रहा है देखो 13.15 का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इतने इन्वेस्टमेंट पे। जब आप इस पे पैसे डालेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए 1 लाख डालेंगे तो आपको कैश फ्लो दिखेगा कि भाई आपको 2024-2025 हर साल में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 2991 का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, ठीक है। क्या कुछ गलत है क्या? हाँ, कुछ गलत है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है 13 का तो 13,000 रुपये मिलने चाहिए थे 1 लाख पे ना, तो क्या गड़बड़ है यहाँ पे, इंटरेस्ट, ओके। तो इन्होंने बाद में लास्ट में तो इन्होंने कुछ मतलब इनका कैश फ्लो बता रखा है। पर अब आपको क्या देखना है, क्रेडिट रेटिंग्स देखो, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग देखो तो यहाँ पे ए दिखा रखा है, तो रिस्क ही है, थोड़ा सा हाई रिस्क है, BBB, ए और ए। तो जो ए वाले हैं वो सही हैं। तो मैं फिर से इसमें जाऊंगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और यहाँ पे जब मैं जाऊंगा व्यू ऑल बॉन्ड में, तो जिनका रिस्क ज्यादा है उनके रिटर्न भी ज्यादा है। देखो अब यहाँ पे रिटर्न ज्यादा दिख रहा है आपको, ये रिटर्न ज्यादा है, यहाँ पे 15 है, देखो यहाँ पे 13, यहाँ पे 15 है, तो इसका और खतरनाक होगा। देखो आप यहाँ पे देखो, समझ रहे हैं आप, इसका और खतरनाक है। अब देखो यहाँ पे 14, 14 इनके सबके जो रिटर्न जिनके हाई है ना, यील्ड जिनके हाई है ना, जिनके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना, उनका ऐसा ही। अब देखो यहाँ पे ए वाला जो है लो रिस्क वाला हम लोग देखते हैं, लो रिस्क मैंने लिया, लो रिस्क के बॉन्ड लिए, अब देखो अब यील्ड कितना कम हो गया। तो मतलब कंपनीज भी देखो, कंपनीज बोलती है भाई हमारा रिस्क कम है, हम लोग डिफॉल्ट नहीं करते, हम लोग सही लोग हैं, हम हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम ही देंगे हम लोग आपको। अभी रिस्क कम रहेगा लेकिन आपको टाइम पे पैसा, इंटरेस्ट रेट टाइम पे मिलेगा, सब कुछ सही मिलेगा। आप हमारी जो क्रिसिल की रेटिंग देख लो आप, ए की है। तो जब आप बैंक में पैसा डालते हो वहां पे 5%, 6% मिलता है, यहाँ पे आपको 8% मिल रहा है, लेकिन सेफ है। तो मैं देखता हूँ खोल के, तो ए की रेटिंग है यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 लाख रुपए डाल देता हूँ, सॉरी 10 लाख रुपए डाल देता हूँ यहाँ पे देखो, और मुझे यहाँ पे 22 दिसंबर 2024 को 84 मिलेंगे, 22 दिसंबर 2025 को 84,000 मिलेंगे। तो हर साल मेरे को 84,000 फिक्स मिलेगा, अगले 2033 तक फिक्स मिलने वाला है। और बाद में जब फाइनली जब हो जाएगा तो वापस जो आपकी फेस वैल्यू आपको मिल जाएगी, 10 लाख रुपए फिर से ले लो आप अपने, ये चीज है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो कितनी थी, आपको रिटर्न कितना मिला और टोटल अमाउंट कितना आपको मिला, यहाँ पे दे रखा है। आई होप इतना आपको क्लियर है। तो ये गोल्डन बाइक की वेबसाइट एक बार ट्रैक करो, खुद से जाके एक बार देखो आप, मुझे लगता है आपको देखनी चाहिए ये वेबसाइट। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। फिर से हम लोग आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो बस जो चीज़ मैंने आपको दिखाई ना वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, खाली यहाँ पे क्या है A1 और यहाँ पे क्या दे रखा है D रेटिंग दे रखी है, ठीक है। अब ये जो लिखा, जो मैंने बोला वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग कैन चेंज वेन एवर द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ चेंजेस। तो अगर फाइनेंशियल हेल्थ चेंज होगी तो वहां पे क्रेडिट रेटिंग चेंज, विच कुड इम्पैक्ट द एबिलिटी टू रीपे द डेब्ट। तो जो अगर फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाएगी किसी कंपनी की तो क्या होगा, जो उसकी एबिलिटी है वो ये हो जाएगी। जनरली लोअर क्रेडिट रेटिंग मींस हायर क्रेडिट रिस्क, ओके। अगर लोअर क्रेडिट रेटिंग है मींस तो हायर क्रेडिट रिस्क है उसका, तो उस केस में फिर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देंगे वो, कि भाई हमें लोन की जरूरत है, हमारी भले ही रेटिंग खराब है लेकिन हम लोग आपको उतना रिस्क भी दे रहे हैं। तो भले ही हमारा रेटिंग खराब है लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हो हमारे रेटिंग के ऊपर, तो आपको हम लोग 15% का इंटरेस्ट देंगे। तो अगर आप हो लालची इंसान तो जाओ 15% दो उसको, अगर उसने डिफॉल्ट किया तो फंस जाओगे फिर। ये सबसे बड़ा इश्यू है वहां पे, समझ रहे हैं आप। जितना रिस्क उतना रिटर्न, वही चीज है यहाँ पे। रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क आप ले रहे हो इस वजह से आपको इश्क मिल रहा है।
लिक्विडिटी रिस्क क्या है? अब लिक्विडिटी रिस्क क्या मतलब, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे फिर से आपको साइड में लेके जाना पड़ेगा। आ जाओ साइड में यहाँ पे, ठीक है। ओके, साइड में आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या? अरे यार, इसका क्या दिक्कत है? ओके, ठीक है। यस, यहाँ पे देख, इतना स्पेस इनफ है हमारे लिए, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? देखो सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी मतलब सपोज सपोज अभी हम लोग क्या करते हैं, एक कंपनी है XYZ नाम की, जिसके शेयर से वो मार्केट में एग्जीक्यूटेड नहीं है, मार्केट में नहीं है वो शेयर्स, मार्केट में है ही नहीं वो शेयर्स, मतलब खाली उसने क्या किया करा है, रैंडमली लोगों को दिया। अब मैं उस कंपनी में गया, मैंने बोला कि आपकी कंपनी तो लिस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी कंपनी में मैं शेयर्स ले लूं थोड़े से, तो मैं 1 लाख रुपए डालना चाहता हूं, मुझे उसने शेयर्स दे दो आप 1 लाख रुपए के। तो कंपनी ने मुझे 1 लाख के शेयर्स दे दिए। अब 10 साल बाद में उनकी उन शेयर्स की वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए, लेकिन लोगों को लगता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है तो कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है, बट मुझे बेचना है। मैंने 10 रुपए पे शेयर खरीदा था, आज 20 रुपए की वैल्यू हो गई उसकी। अब मैं 20 रुपए पे बेचना चाहता हूँ, मैंने बोला कि मैं 20 रुपए बेचना चाहता हूँ, जिसको खरीदना है वो आ जाओ। मैंने ऑफर डाल दी कि मैं जो है आस्क जो लगा देता हूँ मैं 20 रुपए का, कि भाई 20 रुपए पे ले लो मुझसे शेयर्स आके। कोई कोई लेने कोई रेडी नहीं है, वो लोग सब सोच रहे हैं कि बहुत हाइट पे शेयर, इतना थोड़ा महंगी लेंगे, 10 रुपए का तब लेंगे, तो कोई खरीदने को रेडी नहीं है। उस टाइम पे आता है लिक्विडिटी रिस्क, कि भाई कोई खरीदने को रेडी नहीं, तो मुझे मुझे क्या बोलते हैं, अभी एक लैंग्वेज में बोलूंगा कि मुझे जबरदस्ती या झक मार के मुझे 20 रुपए से 18 रुपए या फिर 17 रुपए पे उसको बेचना पड़ेगा। 3 रुपए का मेरा नुकसान हुआ, ये हुआ लिक्विडिटी रिस्क की वजह से। समझ गए आप? वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। लिक्विडिटी रिस्क मीन्स दैट देयर इज नॉट इनफ डिमांड, डिमांड ही नहीं थी उस स्टॉक की, इस वजह से लोगों ने खरीदा नहीं। अगर डिमांड होती तो 20 रुपए भी लेने के लिए रेडी हो जाते हैं ना। टू क्विकली सेल एन इन्वेस्टमेंट एट इट्स फेयर वैल्यू। समझ में आ रहा है? देखो वर्ड समझ में आएंगे आपको तब जब आपको कंसेप्ट पता है, अगर आप इसको खुद से पढ़ते तो नहीं समझ में आता। द रिस्क कैन मीन दैट एन इन्वेस्टर मे नॉट बी एबल टू सेल द इन्वेस्टमेंट। बेच ही नहीं पा रहा हूं मैं, यहाँ पे बेच ही नहीं पा रहा हूं 20 रुपए पे, इसलिए वो एक लिक्विडिटी रिस्क है। व्हेन दे वांट, ओके, जब मैं चाहता था 20 रुपए पे बेचना तब नहीं बेच पाया मैं। हाउ टू सेल फॉर लेस देन इट्स ट्रू वैल्यू। तो अब तो 20 रुपए की वैल्यू दिख रही है, लेकिन मुझे बेचना 18 पे पड़ रहा है, तो इट्स लेस देन इट्स ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू से नीचे बेचना पड़ रहा है। और मैं फेस हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, या फिर मैं बेच सकता हूँ 20 पे, लेकिन बहुत हाई ट्रांजैक्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई ब्रोकर के पास में एक ऑर्डर है जो 20 पे लेने के लिए रेडी, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं ट्रांजैक्शन मैं जो है ब्रोकरेज चार्ज करूंगा ज्यादा। ठीक है भाई, ले तू ब्रोकरेज और मेरे को बिकवा के दे। वो चीज़ है, पहले ऐसा होता था, अब तो सब बहुत ही क्या ट्रांसपेरेंट हो गया है। सेम प्राइस, सेम फ्लैट प्राइस चार्ज करते हैं आपके लिए। जीरोधा का आपको पता है 20 रुपीज बाय 20 रुपीज सेल अभी हो गया है। So all of these factors can lower the actual amount of investor। तो जो एक्चुअल अमाउंट है इन्वेस्टर की वो कम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, द मार्केट फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन इंडिया नॉट लिक्विड। तो जो जैसे भी मैंने आपको दिखाया, उसके लिए कोई ब्रोकर नहीं है, जो बॉन्ड्स है वो लिस्ट नहीं होते हैं, तो लिक्विड नहीं है, इतना हाई लिक्विडिटी नहीं है। तो ये गोल्डन पाई की वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया कि दिखा रहा है इतना लिक्विड नहीं है वो। बेचना है तो आपको बहुत टाइम रुकना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि बेचना है तो आपने कंपनी को बेच दिया, वो जब मांगेगी तभी बेचना है। अगर आपको मीनवाइल बेचना है सेकेंडरी मार्केट में, तो आपको कोई एक आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको आप बेच सकते हो। ऐसा नहीं कि बेचना है तो बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। बेचने के लिए भी कोई सामने वाला खरीदने वाला चाहिए। तो नॉट लिक्विड है वहां पे, स्पेशली फॉर द रिटेल इन्वेस्टर इट्स नॉट लिक्विड। तो इतना लिक्विड मार्केट नहीं है। So investor who want to sell bond may not find ready buyer। तो अगर आपको बेचना है तो इसके लिए कोई क्यों नहीं करता है बॉन्ड में इन्वेस्ट, इतना फेमस क्यों नहीं है वो। इसके ETF फेमस है क्योंकि ETF में बिक जाता है, लेकिन या जो है म्यूचुअल फंड में बिक जाता है, लेकिन यहाँ पे क्यों फेमस नहीं है वो, इसीलिए क्योंकि बिकता नहीं है जल्दी मार्केट। इवन इफ देर वेर अ बायर, द प्राइस में बी लोअर ड्यू टू द लैक ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी एंड आर्ट अल्सो। देखो प्रॉपर्टी या फिर जो आर्ट में अगर आप पैसा डालते हो तो वो भी जल्दी बिकता नहीं। अगर पेंटिंग ले लिया आपने 1000 करोड़ की एक, अब 1000 करोड़ की पेंटिंग अगर मैं मुकेश अंबानी को जाके बोलूँ कि भाई ले लो, तो वो बोलेगा मेरे किस काम की भाई, तू किसी और को जाके बेच, मैं 1000 करोड़ में कुछ और बना लूंगा। समझ रहे हो आप? तो बात बोलने वाली ये है यहाँ पे कि ये जो चीजें हैं
ऐसी चीजें जो लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो जहां लोग ज्यादा नहीं है वहां पे लिक्विडिटी रिस्क आता है। अगर कोई स्टॉक है, जैसे एमआरएफ का स्टॉक है, लोग कम खरीदते तो वहां पे लिक्विडिटी का इशू होता है। लेकिन अगर आप सॉरी एमआरएफ बोल रहा हूँ, कोई जो नॉन एफएनओ स्टॉक है, जो मिड के स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है, वहां पे देखिए लिक्विडिटी का इशू होता है, वहां पे लेते नहीं है लोग। तो आधे आधे 2-2 3-3 घंटे तक प्राइस वहां पे एक ही लाइन में चलते रहता है, ये इशू है। ठीक है, सो आइडेंटिफाइंग द, इसको जूम कर लेते हैं अभी थोड़ा सा हम लोग। हाँ, क्या है, आइडेंटिफाइंग द बायर एंड डिटरमाइनिंग द प्राइस इज लेंदी प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन। सम इन्वेस्टमेंट कम विद लॉक इन पीरियड, क्योंकि कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड भी होता है कि भाई आप 3 साल से पहले बेच नहीं सकते, ऐसा भी होता है। विच इन्वेस्टर्स कैन नॉट एग्जिट इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़े बड़े इश्यूज हैं बॉन्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ स्नैपशॉट ऑफ द ऑर्डर लुक्स सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड मेच्योरिंग इन December 25। देखो अभी क्या है यहाँ पे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जो है, ये खरीदने वाले लोग हैं और ये बेचने वाले लोग हैं। अब मैंने आपको बोला ना कि मैं 30 रुपए में बेचना चाहता था, लेकिन बिकने वाला नहीं था और खरीदने वाले 15 पे थे। तो जो मुझे मतलब मेरे प्राइस पे लोग रेडी नहीं है खरीदने के लिए, तो वहां पे लिक्विडिटी रिस्क आता है। तो यहां पर भी देखिए लिक्विडिटी रिस्क कैसे आ रहा है। अरे यार, लिक्विडिटी रिस्क कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे भी बेचने वाला बोल रहा है मैं 4974 पे बेचूंगा, और खरीदने वाला बोल रहा है कि भाई मैं मैक्सिमम तुझे 4887 रुपए दे सकता हूं, इतने। मैं बोल रहा है मैं कम से कम इतने बेचूंगा, ये बोल रहा है मैं कम से कम मैं ज्यादा से ज्यादा इतने पे लूंगा। तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, वो 80-90 पॉइंट्स का है। तो जो डिफरेंस है ये कवर अप नहीं होगा, तो एक तो इसको उठ के 80 रुपए ऊपर आना पड़ेगा, या फिर इसको गिर के 19 रुपए 80-90 रुपए नीचे आना पड़ेगा। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, दोनों में से कोई एक तो घाटा खाने ही वाला है पक्का। ठीक है, समझ आ गई चीज? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। जैसे सब्जी मार्केट में होता है ना, वही चीज है यहाँ पे। अब वो बोलेगा देखो 40 किलो ले लो, लेना है तो लो। फिर आप बोलोगे यार चल 35 लगा, वो बोलेगा नहीं सर 35 नहीं 38 लगा दूंगा। तो फिर वो 2 रुपए नीचे गिरा, उसको 2 रुपए का नुकसान हुआ लिक्विडिटी की वजह से। क्योंकि अगर 2 लोग 5-6 लोग और होते लेने के लिए, तो वो लोग खरीद के चले जाते। तो वो बोलता कि नहीं भाई खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, मैं बेच देता हूँ किसी और को, जरूरत नहीं है। पर अगर कोई खरीदने वाला नहीं, तो ये उसके लिए प्राइस गिराएगा, प्राइस ड्रॉप करेगा। तो इसके जब मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं पे वही लिखा था ऊपर, राइट, यहाँ पे लिखा था ना ऊपर डिमांड की, डिमांड चीज देखो यहाँ पे डिमांड वगैरह सब लिखा था। यहाँ पे देखो यहाँ पे डिमांड लिखा है। ठीक है, समझ गए बात? चीजों को समझना जरूरी है, समझोगे तो आएगा। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। देखो लिक्विडिटी रिस्क समझ जाना, लिक्विडिटी बेच नहीं पा रहा है, ये लिक्विडिटी रिस्क है। ठीक है, ये समझाने का मुझे नहीं लगता है कि आपको इशू आने वाला है कहीं पे भी। कॉल रिस्क क्या है? अगर कोई बॉन्ड है, देखो इसको भी आपको खुद से ही पढ़ना है, मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करूँ, बहुत ईजी है, सब लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ। कॉल रिस्क मतलब क्या कि अगर सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड की बॉन्ड ले रखा है आपने 1 लाख रुपए का, ठीक है, 8% का इंटरेस्ट रेट है, मार्केट में दिख रहा है कि बाकी जो बॉन्ड्स है उनकी प्राइस गिर चुकी है। तो जो कंपनी वो सोचती है यार मैं क्यों 8% दूं, मतलब मैंने 8% का इंटरेस्ट रेट देना है 1 लाख के ऊपर इसको, तो 8,000 रुपए मुझे देना है इसको साल का। सॉरी एक सेकेंड, 8,000 रुपए देना है मुझे इसको साल का। ठीक है, अब अगर 8,000 रुपए मुझे इसको पे करना है, 8,000 रुपीज इसको मुझे पे करना है, तो अब बाकी जो बॉन्ड है मार्केट में उनकी तो वैल्यू करिए, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो घट गया है, इंटरेस्ट रेट घट चुका है बाकी बॉन्ड्स का, वो 7% हो गया है। तो क्यों ना मैं इसको कॉलेबल बॉन्ड, क्या होता है कि मैं वापस बुला लूं मेरे बॉन्ड को, तो ये जो पैसे इससे लिए तो वो पैसे वापस दे देगा, और उसके बदले जो बॉन्ड के पेपर से वापस ले लेगा, और वो नए बॉन्ड्स को इशू करेगा 1 लाख के ऊपर, यहाँ पे 7% के ऊपर से, तो उसको 7,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो उसके पैसे बचेंगे वहां पे, समझ रहे हैं? तो जो कंपनीज हैं ये तब करती हैं ये सब चीजें जब उनको पैसा बचाना होता है। तो कॉल रिस्क यूजुअली गोज हैंड टू हैंड इन री इन्वेस्टमेंट रिस्क, क्योंकि जब अचानक से, देखो कॉल रिस्क में पूरा ही समझा देता हूँ। कॉल रिस्क स्पेसिफिक टू बॉन्ड इशू के अंदर होता है ये, बॉन्ड में जब पैसा डालते तो वहीं पर ही होता है, एंड रेफर्स टू द प्रॉफिटेबिलिटी दैट द डेब्ट सिक्योरिटी विल बी कॉल्ड बिफोर द मैच्योरिटी के पहले अगर कॉल हो गया तो उस टाइम पे। कॉल रिस्क यूजुअली goes in hand with the reinvestment risk discussed below. Call risk is most prevalent when interest rates are falling. Okay,
तो इंटरेस्ट रेट जब गिरेंगे, तब जो है कॉल रिस्क आएगा। तो मैंने आपको वही बताया कि इंटरेस्ट रेट गिरा अगर, तो कॉल रिस्क वहां पे आ जाएगा। समझ गए ना आप? मैंने अभी जस्ट आपको कंसेप्ट समझाई। अब री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? री इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब क्या मालूम है आपको? कि अगर कंपनी ने कॉल कर दिया बॉन्ड को कॉल कर दिया किसी कंपनी ने, बॉन्ड आ गए, मुझे मेरे पैसे मिल गए। अब सेम, क्योंकि 7%, देखो सिंपल सी बात है, मुझे 8% का रिस्क था, 8% मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। सपोज आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी मुझे 8% दे रही थी, आपके बॉन्ड है, ठीक है, मैंने आपसे बॉन्ड खरीदे, 6 ही महीने हुए, आपने देखा मार्केट का इंटरेस्ट रेट गिर गया, 7% हो गया, तो आपने सोचा कि यार मैं नुकसान क्यों करूं, तो चलो इस आदमी से हम लोग बॉन्ड के पेजेस वापस ले लेते, कॉल कर लेते हैं इसको हम लोग बॉन्ड को, और पैसा दे देते हैं। अब मेरे पास में 1 लाख रुपए वापस आ गया, और जो ऊपर का इंटरेस्ट थोड़ा बहुत था वो आ गया। अब मुझे उस टाइम पे 8% मिल रहा था, लेकिन अब अगर करंट मार्केट रेट देखो, अब मुझे उसको, इस अमाउंट को फिर से इन्वेस्ट करना है, तो क्या मुझे 8% पे मिलेगा? मुझे 7% पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का रेट ही 7% चल रहा है। तो जो ये रिस्क है, इस रिस्क को बोला जाता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। बस वही यहां पे लिखा हुआ है, कुछ हार्ड नहीं है, देख लो, पढ़ लो आप। री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज द चांस दैट द एनी इनकम रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मे नॉट अर्न द सेम रिटर्न टू द ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यही ऊपर लिखा था यहाँ पे कि जो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि री इन्वेस्टमेंट में री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी वहां पे आता है। तो कॉल रिस्क अगर है तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी वहां पे आ जाता है। ठीक है, रिलेटेड है एक दूसरे से। दिस मीन्स दैट द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट पेमेंट्स माइट नीड टू बी री इन्वेस्टेड एट द लोअर रेट देन द एक्सपेक्टेड विच कैन बी लोअर लोअर टोटल रिटर्न्स, लोअर द टोटल रिटर्न्स। जो टोटल रिटर्न है वो कम हो जाएगा जब हम लोग इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। द रेट एट विच दिस कैश फ्लो आर इन्वेस्टेड डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट एट दैट टाइम विच कुड बी हायर और लोअर। दिस अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर री इन्वेस्टमेंट रेट्स इज नोन एज द री इन्वेस्टमेंट रिस्क। जो मैंने अभी आपको बोला वही चीज है यहाँ पे। If interest rates rises, देखो, if interest rate rises, reinvestment risk reduces। मैंने आपको बताया अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो जो कंपनी है, देखो सिंपल सी बात है ना, अभी सपोज एक कंपनी है, जैसे भी XYZ कंपनी है, उसने 8% पे कर रखा है, बॉन्ड दे रखा है लोगों को, ठीक है, और आपको 8,000 रुपए मिल रहे हैं महीने के। जैसे आपने खरीद लिया 1 लाख रुपए देके, तो 8,000 आपको मिल रहे हैं महीने के, साल के। तो अचानक से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है मार्केट का, तो कंपनी क्या सोचेगी, यार मार्केट में 10% से चल रहा है, हमको तो भी 8% से ये पैसा यूज करने को मिल रहा है। तो इस केस में री इन्वेस्टमेंट रिस्क कम हो जाएगा, बट यहां पे आप बेच के अच्छे वाले बॉन्ड में पैसा डाल दोगे, ये चीज है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, तो इंटरेस्ट रेट अगर गिर जाता है नीचे, तो इस केस में री इन्वेस्टमेंट जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात? बहुत ही सिंपल था यार, क्या कंसेप्ट था, सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। स्टोरी सुनने के बाद में आपको जरूरत भी पड़नी चाहिए। पॉलिटिकल रिस्क क्या है? पॉलिटिकल रिस्क क्या है? वही है बस भाई कि जब पॉलिटिशियंस नए चेंज होते हैं, सबकी अलग अलग मेंटालिटी होती है। कुछ अब जैसे पहले की गवर्नमेंट कुछ और चीजों पे काम कर रही थी, अभी की गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, पावर सेक्टर पे काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है। तो जो पहले के जो सेक्टर जिन पे काम हो रहा था वो अभी गिर गए, और जो अभी चल रहे हैं वो सेक्टर बूम कर रहे हैं। अभी अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो फिर से किसी और सेक्टर पे काम करेगी, ये सारे सेक्टर्स गिर जाएंगे। तो समझ रहे हैं, पॉलिटिकल रिस्क इज द चांस दैट अनफेवरेबल गवर्नमेंट एक्शंस कुड इम्पैक्ट एन इन्वेस्टमेंट। दिस इंक्लूड्स रिस्क लाइक नेशनलाइजेशन, चेंज इन टैक्स पॉलिसी। अगर टैक्स पॉलिसी देखो, अभी निर्मला सीतारमण जी बार बार टैक्स के स्लैब चेंज करती रहती है, उस वजह से काफी स्टॉक गिरते हैं, काफी स्टॉक अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा कर दे हो, कि डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा लगेगा आपको लाइसेंस के लिए, किसी चीज के लिए, तो कंपनीज को अंदर आना प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना, वो थ्रेड्स हमने देखे थे क्या क्या है बिजनेस में, या फिर हमने मोड्स देखे थे, तो वो सब वहां पे डिस्कस किया था हमने ये चीज, वही डिस्कस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अदर रेगुलेटरी चेंजेस क्या है? सिंस गवर्नमेंट हैव द पावर टू द चेंज द लॉज। ओके, तो ये इश्यूज पॉलिटिकल आते हैं यहाँ पे, विच अफेक्ट द बिजनेस एंड सिक्योरिटीज। खत्म है, सिंपल था, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, मुझे लगता है नहीं इसमें कुछ हार्ड है पढ़ने जैसा। कंट्री रिस्क क्या है? कंट्री रिस्क में फिर आता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, फिर बाहर के देशों से वॉर वगैरह हो गई, या फिर फाइनेंशियल कुछ लोन लेके रखा हुआ है वो दे नहीं पा रहे। जैसे अभी पाकिस्तान का इशू हो गया था, तो उनके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो पूरे नहीं कर पा रहे। श्रीलंका देखो, अभी वो जो ऑब्लिगेशन है वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं।
तो उसके रिजल्ट में चाइना को पोर्ट्स दे रहे हैं वो लोग, तो लीज पर। ये चीज है। तो कंट्री रिस्क इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द कंट्री ओवरऑल एबिलिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इफ कंट्री कैन नॉट ऑनर इट्स डेट, इट कैन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्री। तो पूरे के पूरे जो इन्वेस्टमेंट है उस सबके ऊपर इशू आ जाएंगे। बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आने वाली थी, FII, वो लोग नहीं पैसा डालेंगे यहाँ पे। एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंट्रीज कनेक्टेड टू इट, द रिस्क अफेक्ट्स। क्यों क्यों अदर कंट्रीज के ऊपर क्यों आ जाएगी भाई? अगर मैंने श्रीलंका को बहुत बड़ा लोन देके रखा हुआ है, अब श्रीलंका डिफॉल्ट हो गई, पैसा नहीं है श्रीलंका के पास में, तो हमारा नुकसान भी होगा, वो तो हमारे साथ में भी नुकसान होने वाला है थोड़ा सा। तो वो चीज है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क जो होती है, रिस्क इन इन्वेस्टमेंट कैन बी कैटेगराइज इन सिस्टमैटिक इन अनसिस्टमैटिक। इस पे शायद से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, मुझे लगता नहीं आएगा, बट स्टिल सिस्टमैटिक रिस्क ऐसे होते हैं जो कि बड़े लेवल पे होते हैं, अनसिस्टमैटिक ऐसे होते हैं जो छोटे लेवल पे होते हैं। और जो सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं वो अनडाइवर्सिफाइबल होते हैं, मतलब कितना भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर लो, अगर वो रिस्क आएगा तो सबके 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 ऊपर आएगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर अलग हो। अब ये जो है ना, ये आपके पढ़ने के लिए है, मैंने क्या किया है आपके लिए एक टेबल बना दिया सीधा आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ पाओ। और ये टेबल ही पढ़ के जाना मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। टेबल में जो ऊपर लिखा है वो लिखा आप चेक कर सकते हो, बट इसको थोड़ा सा टेबल में डालने की वजह से आपको जो आपका जो समझने की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अलग हो जाएगी। देखिए आप, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? देखिए सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? रिस्क अफेक्टिंग द ऑल मार्केट, एंटायर मार्केट। सिस्टमैटिक समझ जाओ, जब सिस्टमैटिक वर्ड आएगा तो बोलना कि पूरे मार्केट के ऊपर रिस्क आ रही है। अनसिस्टमैटिक मतलब कि कुछ कुछ के ऊपर आ रहा है, कुछ कुछ के ऊपर नहीं आ रहा, तो सिस्टम नहीं, सिस्टमैटिक नहीं है कुछ भी। सिस्टमैटिक मतलब पूरे सबके ऊपर आ गया, अनसिस्टमैटिक मतलब कुछ कुछ के ऊपर आ रहा है, ऐसे याद रखो इसको, तब याद रहेगा। रिस्क स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल सिक्योरिटी, कोई एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी के ऊपर आएगा, ठीक है। अनडाइवर्सिफाइबल है मतलब क्योंकि ऑब्वियसली सबके ऊपर रिस्क आएगा, तो डाइवर्सिफाइबल मतलब क्या रहता है कि डाइवर्सिफाइड है मतलब कि बहुत सारे स्टॉक में पैसा डाला है, मतलब कि अगर एक गिर जाए तो दूसरे के ऊपर फर्क, दूसरे 5 के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा गिर जाए तो बाकी 3 के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अनडाइवर्सिफाइबल है मतलब कि गिरेंगे तो सारे के सारे गिरेंगे, तो ऑब्वियसली अगर सब पूरे मार्केट के ऊपर रिस्क आएगा तो अनडाइवर्सिफाइबल है। जैसे इन्फ्लेशन हो गया या बहुत सारी चीजें जो आएंगी आगे, एक्सचेंज रेट का रिस्क हो गया। डाइवर्सिएबल रिस्क है अनसिस्टमैटिक रिस्क। याद हो गया आपको? अब समझ में आ गई होगी आपको चीजें। ऐसे याद करके जाओगे, ऐसे समझ के जाओगे तो एग्जाम दे पाओगे सही से, नहीं तो फिर आप रट्टे मार के जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। अफेक्ट ऑल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। अफेक्ट्स देखो सब एसेट के ऊपर आता है, स्पेसिफिक सिक्योरिटीज के ऊपर आता है या सेक्टर के ऊपर आता है। जैसे अगर कोई बिजनेस में लिक्विडिटी रिस्क है या कोई क्रेडिट रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, तो उस टाइम पे ये आता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज अगर होती हैं, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी सबके लिए चेंज होंगी, ठीक है। लॉकडाउन सबके लिए आया था, ठीक है। टैक्स सबके लिए चेंज हुए हैं। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सबके ऊपर आ जाएगा वो रिस्क, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो वॉर्स अगर आगे तो सबके ऊपर होगा, मैंने बताया वॉर वगैरह आगे चालू होगी तो। नेचुरल क्लाइमेट कुछ अगर कुछ भूकंप वगैरह आ गया तो सबके ऊपर इश्यूज होंगे। तो क्रेडिट रिस्क क्या है और बिजनेस रिस्क क्या, लिक्विडिटी क्या है, ये पर्टिकुलर एक बिजनेस से रिलेट करते हैं, बिजनेस एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर आते हैं, इसलिए इसको अनसिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है मालूम है? क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क आर द अनसिस्टम डैश डैश रिस्क। तो अनसिस्टमैटिक है सिस्टमैटिक ये बताओ, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, ये अभी ऑलरेडी ऊपर बता दिया मैंने। इम्पैक्ट ओवरऑल पोर्टफोलियो रिगार्डलेस, देखो ये पूरा आपका जो पोर्टफोलियो उसके पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। ये कोई स्पेसिफिक एसेट है जिसके ऊपर करेगा तो पूरा पोर्टफोलियो उससे अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे बाकी स्टॉक्स उसको रिकवर करे, वही डाइवर्सिफाइड वगैरह वही चीज है ये। एसेंशियल टू कंसिडर फॉर ऑल इन्वेस्टर, तो बाकी सब ये सब इन्वेस्टर के ऊपर आएगा। और ये जो उस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर या उस स्पेसिफिक सिक्योरिटी के अंदर पैसा डाल के बैठे उनके ऊपर ही असर आएगा, समझ रहे हैं? बस बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था, एंड मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ।